हेलो एवरीबॉडी। आज मैं आपको टीच कर रही हूँ टीचिंग ऑफ आर्ट्स, जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है। पहले हमारी यूनिट नंबर 1 चल रही थी, अब हमारी आज से स्टार्ट हुई है यूनिट नंबर 2। तो सेकेंड यूनिट आज हमारी स्टार्ट हो गई है, जिसका आज हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो लेक्चर नंबर आज हमारा क्या होगा? फर्स्ट। तो आज मैं आपको टीच कर रही हूँ यूनिट सेकेंड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है हमारा, मेथड ऑफ आर्ट्स। क्या है? मेथड ऑफ आर्ट्स। मेथड ऑफ आर्ट्स क्या है? चित्रकला के तत्व। जो चित्रकला के तत्व हैं वो क्या है? चित्रकला क्या है? सबसे पहले वही कला क्या है, फिर वही चित्रकला क्या है। चित्रकला क्या है? एक कला का एक पार्ट है। जब हम उस चित्रकला को बनाते हैं, किसी चित्र का निर्माण करते हैं, किसी भी कला का निर्माण करते हैं, तो उसके लिए हमें बहुत कुछ देखना पड़ता है, जिसको देखकर ही हम आगे की ओर बढ़ते हैं। वो उसके तत्व गिने जाते हैं। तत्व कैसे हैं? जैसे एक मानव शरीर को पूर्ण करने के लिए, जैसे एक मानव शरीर को पूर्ण करने के लिए जल, वायु, आकाश, भूमि, आग, इन सब 5 तत्वों की जरूरत होती है। क्या है? जब एक मानव शरीर जो है उसको पूर्ण करने के लिए, हमारे मानव शरीर को पूर्ण करने के लिए हमें जल, आकाश, भूमि, पवन, आग, 5 तत्वों की जरूरत होती है, तो ही ये मानव शरीर बनता है। तो उसी तरीके से जैसे कि एक वृक्ष है, एक वृक्ष है तो उसको किस चीजों की जरूरत हो रही है कि जैसे एक वृक्ष है तो उसको तने की जरूरत होगी, पत्तियों की जरूरत होगी, डाल होगी, तना होगा, शाखा होगी, जड़ होगी। वो क्या है? वो क्या है? उसके शाखाएं हैं, वो उसके तत्व हैं, जिनके बिना जीवन अधूरा है। जिसके बिना, अब एक पेड़ बनाया है हमने, वो पेड़ इन सब चीजों के बिना अधूरा है। तो क्या है? वो क्या हुआ? इसके तत्व हो गए। तो हम क्या कह रहे हैं? चित्रकला के तत्व। चित्रकला के तत्व का मतलब हमारे पास ये आ जाता है कि चित्रकला जो हमारी है वो अपने तत्वों के बिना की, मतलब वो रेखा है, रूप है, रंग है, अंतराल है, संतुलन है, लय है, पोत है, प्रकाश और छाया है। इन 8 तत्वों के बिना क्या है? वो जो हमारे चित्रकला है वो अधूरी है। वो क्यों अधूरी है? क्योंकि ये उसके तत्व हैं। तत्व क्या होते हैं? जैसे कि मानव शरीर के लिए 5 तत्व हमारे गिने गए हैं, उन 5 तत्व जो जरूरी है शरीर के लिए, तो उन तत्वों के बिना हमारा मानव जीवन अधूरा है, मानव अधूरा है। इसी तरीके से वृक्ष है तो वृक्ष उन चीजों के बिना अधूरा है। हमारा शरीर है, एक हम बॉडी पार्ट कोई ओनली ले लेते हैं, तो जब तक उसके सारे पार्ट्स पूरे नहीं होंगे तो क्या है? वो उसके बिना अधूरा है। सपोज हम एक क्लासरूम को ले लेते हैं, क्लासरूम में बेंच नहीं होंगे, बोर्ड नहीं होगा, चौक नहीं होगा, मार्कर नहीं होगा, स्टूडेंट्स नहीं होंगे, तो वो क्या है? उसके उस क्लासरूम के क्या है? वो तत्व हैं, जिनके बिना वो क्लासरूम अधूरा है। तो इसी तरीके से जिसके बिना वो चीज अधूरी है उसे क्या कहा जाता है? उसके तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसके तत्व कहा जाता है। जैसे जीवन ऊर्जा का महासागर है। जो हमारा जीवन है वो क्या है? ऊर्जा का महासागर है। जब अंतः चेतना जागृत होती है, जब अंतः चेतना जागृत होती है तो ऊर्जा जीवन को कला के रूप में उभारती है। तो क्या होता है? हमारे मन में कोई उभार आ रही है, तो क्या है? हमारी अंतर चेतना है जो कला के रूप में उभरती है, उभारती है। इसके द्वारा ही बुद्धि आत्मा का स्वरूप झलकता है। इसके द्वारा ही जो हमारी बुद्धि है उसकी आत्मा का स्वरूप झलकता है। जो हमारी आत्मा में है, जो हमारे मन में है, जो हमारे अंदर है, उसको हम बुद्धि के तर्क पर लेकर जाएंगे तो उसके स्वरूप को बाहर निकालेंगे, तभी वह एक कला का रूप लेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि क्या है? तत्व के बिना क्या है? जैसे तत्व के बिना, मतलब जिसके बिना कोई भी चीज अधूरी होती है, वो पूर्ण रूप से नहीं गिनी जाती है, उसे तत्व कहते हैं। चित्रकला क्या है? चित्रकला क्या है? आज हम पढ़ रहे हैं चित्रकला के तत्व। तत्व तो हमने पढ़ लिया, चित्रकला क्या है? जब चित्रों के माध्यम से किसी चीज को बनाना, जब अपने विचारों को, किसी भी चीज को हमें क्या है? एक चित्र के माध्यम से, एक ड्राइंग के माध्यम से उसे बाहर की ओर निकालना, तो उसे चित्रकला कहा जाता है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो उससे पहले हम थोड़ा सा एक बार कला के बारे में देखेंगे। कला में क्या था? ऋग्वेद के अंदर जो था, ऋग्वेद में, वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन है।
वेदों में क्या है, ऋग्वेद जो है वो क्या है, सबसे प्राचीन है। ऋग्वेद कौन सा है, वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। और ऋग्वेद में कला शब्द को कल धातु माना है। क्या है, कला शब्द का विवरण आता है, ऋग्वेद के अंदर कला शब्द का विवरण आता है, उसमें कल धातु को माना गया है। कला और कल में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कल और कला में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इन दोनों का ही अर्थ लगभग सेम है। क्या है, सुंदर और बनाना। क्या है, सुंदर और, सुंदर व मधुर। क्या है इसका अर्थ, कला का अर्थ क्या है मेन, सुंदर और मधुर। सुंदर और मधुर जब बनाया है, कल और कला शब्द अंतर तो नहीं है, लेकिन इसका क्या है, जो आनंद और उपयोगिता, जो आनंद और उपयोगिता प्रदान करती है वह सब कला ही होती है। क्या है कला, हमारे आनंद की अनुभूति है, आनंद प्रदान करती है, हमारे अंदर आनंद को भर देती है, उपयोगिता प्रदान करती है। इसको हमने दो भागों में भी बांटा था, ललित कला, उपयोगी कला। तो ये सब चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कला क्या है, कला से रिलेटेड क्या है, वो हमें क्या दे रही है। तो आज हम इसके तत्वों के बारे में पढ़ रहे हैं कि उसके जो तत्व हैं, जिसके बिना वो कला अधूरी है, उसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। एक और चीज भी है, जैसे कि कला जो है वो उपयोगिता और भावनाओं का मूल्यांकन तो किया जा सकता है। क्या है, कला के द्वारा उपयोगिता और मूल्यांकन तो किया जा सकता है। जो कलाकृति कलाकार ने बनाई है उसमें निहित उद्देश्य भी है। जो एक कलाकृति एक कलाकार ने बना डाली, उसमें निहित क्या है, एक उद्देश्य तो है ना। उसको बनाने के लिए उसका कोई उद्देश्य है या नहीं है, उसका उद्देश्य तो है। उसमें जो उसका जो उद्देश्य तथा उसकी उपयोगिता का प्रभाव उसके मूल्यांकन पर अवश्य ही पड़ता है। इसके साथ साथ कला का मूल्यांकन करते हैं तो कला के मुख्य तत्वों का कि अवश्य ही प्रभाव होता है। जब हमें ये बनाना है, कोई भी हम चित्र बना रहे हैं, कोई भी हम कलाकृति कर रहे हैं, उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो क्या है, उसके तत्वों की ओर ही हम उसका ध्यान, अगर हमें तत्वों का ज्ञान नहीं होगा तो हम उस पेंटिंग को कभी भी पूर्ण नहीं कर पाएंगे। तो आज हम इसके तत्वों के बारे में पढ़ेंगे कि तत्व कौन कौन से हैं, और इसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगी कि तत्व क्या है। सबसे पहला है हमारा इसके अंदर रेखा। सबसे पहला तत्व है, इसके 8 तत्वों में हमने इसको भी बांटा है। पहला है पहला है रेखा, रूप, रंग, अंतराल, संतुलन, लय, पोत, प्रकाश और छाया। प्रकाश और छाया, रूप और आकार होता है इसमें। रूप और आकार। शेप एंड फॉर्म भी कहा जाता है इंग्लिश में इसको। रेखा, रेखा क्या है, लाइन बोलते हैं, जिसे लाइन लगाई जाती है। रूप क्या है, रूप और आकार क्या है, शेप है उसकी, कि हमने उसकी शेप को कैसा लिया है। रंग क्या है, कलर्स है। उसके बाद है अंतराल, क्या है, स्पेस है, कि कहाँ कितना स्पेस लेना है, कहाँ कम लेना है, कहाँ ज्यादा लेना है। जो चीज हमें आगे दिखानी है उसको हमें बड़ी दिखानी है, जो चीज जितनी दूरी पर जाएगी उसका अंतर उतना ही कम होता जाएगा। यही चीज हम इसके अंदर दिखाएंगे। संतुलन क्या है, बैलेंस। बैलेंस क्या होता है कि किस चीज का बैलेंस, कि हमने शीट को बना रहे हैं, ये नहीं है कि हमने सारा का सारा मटेरियल हमने एक लेफ्ट पे बना दिया, राइट के पोर्शन को हमने खाली छोड़ दिया, तो वो उसका क्या है, चित्र का संतुलन नहीं है। उसका संतुलन प्रॉपर बनाना, बैलेंस बनाना ही संतुलन कहलाता है। लय क्या है, रिदम। लय क्या है, रिदम। रिदम क्या होती है, लय क्या है, रिदम। रिदम क्या है, लय। लय के अंदर मतलब चीज को बनाना। पोज क्या है, टेक्सचर्स। पोज क्या है, टेक्सचर्स। टेक्सचर्स क्या होते हैं, किसी भी रंग हुई रंगत को हल्का कर देना, गहरा कर देना, तो ये उसकी हो जाती है पोज, उसके टेक्सचर्स हो जाते हैं। छाया और प्रकाश, शेडिंग। छाया और प्रकाश क्या है, शेडिंग। शेडिंग क्या होती है कि किसी भी चित्र के अंदर हमें उसकी छाया, किसी, जैसे कि अगर मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ तो मेरी यहाँ से रोशनी आ रही है तो मेरी छाया इस ओर पड़ेगी। जिस एक तरफ से अगर हमारे पास प्रकाश आता है तो दूसरी साइड पे हमारी छाया
पड़ती है। हम नॉर्मली देखते हैं जैसे बोर्ड के ऊपर मेरे हाथ की छाया पड़ रही है तो वो इस साइड पड़ रही होगी, इधर नहीं पड़ रही होगी। क्यों? क्योंकि रोशनी इधर से आ रही है, तो हो जाता है प्रकाश और छाया। तो ये 8 हमारे जो तत्व हैं इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। क्या है? मेथड्स ऑफ आर्ट में चित्रकला के तत्व हैं हमारे 8 तत्वों के अंदर हम आज पढ़ेंगे, सिर्फ एक ही तत्व के बारे में पढ़ेंगे हम आज, वो है हमारी रेखा। वो कौन सी हमारी? पहला तत्व हमारा क्या है? रेखा। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि रेखा क्या है। इसको हम थोड़ा आगे की तरफ बढ़ेंगे कि रेखा क्या है। रेखा क्या होती है? रेखा से पहले एक पॉइंट हमारा आता है कि बिंदु क्या होता है। रेखा से पहले एक पॉइंट हमारा और आता है, वो क्या आता है? रेखा के अंदर ही आएगा ये पॉइंट हमारा कि बिंदु क्या होता है। बिंदु क्या होता है? अब बिंदु क्या होता है हमें खुद भी नहीं पता है कि बिंदु क्या होता है। डॉट, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है डॉट। डॉट क्या है? जैसे मैंने यहाँ लगा दिया, ये डॉट है। अगर एक खाली कागज के ऊपर या खाली बोर्ड के ऊपर मैंने सिर्फ डॉट लगा दिया तो उसने क्या किया? उसकी इंपॉर्टेंस को बढ़ा दिया। बिंदु जो होता है ना, स्थान नहीं घेरता है, सिर्फ एक पॉइंट होता है बिंदु। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। रेखा किसे कहते हैं? दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। मैंने ये दो बिंदु ले लिए हैं, इन दोनों के बीच की दूरी को क्या कहा है? ये क्या हो गई हमारी रेखा। ये क्या हो गई हमारी रेखा। अब रेखा क्या है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी रेखा कहलाती है। क्या है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी रेखा कहलाती है। जरूरी नहीं है कि बिंदु ऐसे हो, ये बिंदु ऐसे भी हो सकते हैं, ये टेढ़ी हो सकती है रेखा। दो बिंदु ऐसे हो सकते हैं तो हम इसको घुमाकर भी यहाँ लेके आ सकते हैं, लेकिन दो बिंदु जरूर उसमें होंगे जहां से एक पे वो शुरुआत हो रही होगी और एक पर उसका खत्म हो रही होगी। तो ये क्या है हमारी रेखा। रेखा की सीधी डेफिनेशन हमने क्या ली है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? रेखा कहा जाता है। अब हमारी है कि रेखा तो हमने पढ़ ली है कि रेखा क्या होती है। रेखा तो हमने देख लिया ना क्या होती है, कि जब हमारे पास कोई भी दो बिंदु हैं, रेखाओं के प्रकार तो बहुत सारे हैं, उसमें से कुछ प्रकार हमने अब लिए हैं, जैसे खड़ी रेखा, पड़ी रेखा, टाइप्स ऑफ लाइंस जिसको हम आगे बोल रहे हैं। आज हम पढ़ रहे हैं लाइंस के बारे में। इसको हमने इसके टाइप्स पढ़ रहे हैं कि लाइन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। रेखाओं के जो प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ लाइंस, रेखाओं के जो प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं? कितने प्रकार की होती है रेखाएं? रेखाएं वैसे तो बहुत सारे प्रकार की होती है, लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ 7 प्रकार की रेखाएं ही मानी है। हमने यहाँ पर कितनी ली है? 7 प्रकार की रेखाएं ही ली हैं, जिसमें से हमारी पहली रेखा है खड़ी रेखा। खड़ी रेखा क्या होती है? खड़ी रेखा क्या होती है? खड़ी रेखा क्या होगी? जब दो बिंदु ऊपर से नीचे तक हमने मिलाया है, इसको हम सीधा मिला देते हैं। जब दो बिंदु हमें ऊंचाई से नीचाई की ओर हमें दिखाई दे रहे हैं, रेखा जो होती है उसकी क्या होती है? मोटाई हो सकती है, लंबाई चौड़ाई हो सकती है, लेकिन ये द्वियामी ही होती है, ये त्रियामी नहीं होती है। लंबाई और चौड़ाई होती है इसकी, ऊंचाई नहीं होती है। सॉरी, लंबाई और चौड़ाई होती है इसकी, ऊंचाई नहीं होती है। दो बिंदु जब खड़े रूप में हमने लिया है तो ये क्या हो गया हमारी रेखा। ये कौन सी रेखा है जो मैंने अब बनाई है? ये कौन सी है? खड़ी रेखा। खड़ी रेखा क्या दर्शाती है? खड़ी रेखाएं क्या दर्शा रही है? किसको प्रकट कर रही है? खड़ी हुई रेखाएं जो हमने बनाई है क्या प्रकट कर रही है? आकांक्षा को प्रकट करती है। खड़ी रेखाएं किसको प्रकट करती है? आकांक्षा को प्रकट करती है। आकांक्षा और भी कुछ प्रकट करती है कि खड़ी रेखाएं? पवित्रता, एकाग्रता, स्पष्टता, दृढ़ता के भाव रखती है। ये क्या रखती है हमारे पास? पवित्रता, एकाग्रता, स्पष्टता और दृढ़ता के भाव रखती है। ये रेखाएं स्थिरता और पूर्ण शांति को भी
दर्शाती हैं। ये रेखाएं किसको दर्शा रही हैं? दृढ़ता और स्थिरता और पूर्ण शांति को भी दर्शाती हैं। ये रेखाएं होती हैं खड़ी रेखाएं। ये कौन सी रेखाएं हैं हमारी? खड़ी रेखाएं, जिनको हम सीधी रेखा कह सकते हैं। जैसे कि इस बिल्डिंग में खड़ी हुई अगर ये रेखा, ये बोर्ड है, ये खड़ी रेखा के ऊपर आता है। ये पीछे वाली जो दीवार है हमारी, ये खड़ी रेखा है, कि दीवार हमने खड़ी कर दी गई। इसके बाद नेक्स्ट है हमारी पड़ी रेखा। पड़ी हुई रेखा मतलब इस शेप की रेखा। पड़ी हुई रेखाएं कौन सी होंगी हमारी? पड़ी हुई रेखाएं हमारी इस तरीके से होंगी। पड़ी हुई रेखाएं किसको दिखा रही है? लंबाई और चौड़ाई को दिखा रही है। लंबाई और चौड़ाई को दिखा रही है पड़ी हुई रेखाएं। जैसे एक फर्श का चित्रण किया जाता है तो वो पड़ी हुई रेखा में आता है। जैसे हम फर्श को बनाते हैं तो वो कौन सी रेखा में आता है? पड़ी हुई रेखा में आता है। इसको किस में दर्शाया गया है? विश्राम प्रकट करने में दिखाया गया है। इसको किस में दिखाया गया है? विश्राम प्रकट करने में दिखाया गया है। क्या कहा जाता है? ये क्या प्रकट करती हैं? विश्राम को प्रकट करती हैं। ये क्या प्रकट कर रही है? ये पड़ी हुई रेखाएं विश्राम को प्रकट करती है। जैसे कुतुब मीनार बना हुआ है तो पुराने इतिहास के अंदर ये भी बताया गया कि खड़ी और पड़ी रेखाओं के द्वारा ही के निर्माण से ही कुतुब मीनार का निर्माण हुआ है। उसमें बहुत ज्यादा अलग रेखाएं नहीं बनी हैं, उसके अंदर अलग चीजें नहीं ली गई हैं, सिर्फ खड़ी और पड़ी ही दीवारें बनाई गई हैं। तो कुतुब मीनार के निर्माण में कौन सी दीवारें बनी है? अगर ये हमारा क्वेश्चन भी आ सकता है तो हम कहेंगे कि खड़ी और पड़ी दीवारें में उसके अंदर बनी है निर्माण में। इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है कर्णवत रेखा। इसके बाद आ जाती है कर्णवत रेखा। कर्णवत रेखा क्या होती है? कर्णवत रेखा क्या होती है? ये किसको प्रकट करती है? जिस कॉर्नर के अंदर अगर एक रेखा को दिखा दिया जाता है, जहां कोण बनाती हुई दिखाई, कोणीय नहीं, कर्णवत रेखाएं नॉर्मली किसको प्रकट करती हैं? बेचैनी व व्याकुलता को प्रकट करती हैं। कर्णवत रेखाएं किसको प्रकट कर रही हैं? बेचैनी व व्याकुलता को प्रकट करती है। किसको कर रही है? बेचैनी व व्याकुलता को प्रकट करती है। ये प्रबल गति और उत्तेजना को की ओर दर्शाती है। ये क्या दर्शा रही है हमें? प्रबल गति को दर्शाएंगी और उज्ज्वलता को दर्शाती है कर्णवत रेखाएं। इसके बाद आ गई चक्राकार रेखा, जो चक्र की तरह घूम रही है। चक्राकार रेखा, चक्राकार रेखा कौन सी है? चक्र की तरह घूमती हुई रेखा चक्राकार रेखा कहलाती है। चक्र की तरह घूमती हुई रेखाएं चक्राकार रेखाएं कहलाती है। चक्राकार रेखाएं क्या होती है? ये किसको दर्शा रही है? किसको प्रकट कर रही है? चक्राकार रेखाएं जो है वो किसको प्रकट कर रही हैं? चक्राकार जो रेखाएं हैं वो निरंतर गति को प्रकट करती हैं। किसको प्रकट करती है? निरंतर गति को प्रकट करती है। चक्राकार रेखाएं किसको प्रकट करती है? निरंतर गति को प्रकट करती हैं और निरंतरता को प्रकट करती है। निरंतरता को प्रकट करती है। किसको प्रकट करती है? गति को प्रकट करती है, निरंतरता को प्रकट करती है कि चलती ही जा रही है, कि बहुत तेजी से चलती ही जा रही है। चक्राकार रेखा। कोणीय रेखाएं कोणों को प्रकट करती है, जैसे कहीं कोण बन गया कि कॉर्नर हो गया। नेक्स्ट है हमारी कोणीय रेखा। किसको प्रकट कर रही है? कोणों को प्रकट करती है। ज्यादातर किसको प्रकट करती है? कोणीय कोणों को प्रकट करती है। हर जगह कोण बना देती है, असुरक्षा को प्रकट करती है। जैसे कि ये कोण बन गया हमारा, यहाँ जो कोण बन रहे हैं ये इनको प्रकट करती है कोणीय रेखाएं। कोणीय रेखाएं कोणों को प्रकट करती हैं। कैसे है? असुरक्षा को प्रकट करती हैं और असुरक्षा को प्रकट करती हैं और ये कहीं पर भी कोण बना देती है और उत्तेजना, बेचैनी और व्याकुलता को भी प्रकट करती है। उत्तेजना, बेचैनी और व्याकुलता को भी प्रकट करती है कोणीय रेखा। इसके बाद आ गया एक भुजीय रेखा। एक भुजीय रेखा ये किसको प्रकट कर रही है? शोभा, प्रसाद, अभिलाषा, स्वतंत्र। एक भुजीय रेखा स्वतंत्रता को प्रकट कर रही है और प्रसार को प्रकट करती है। किसको प्रकट करती है? प्रसार को प्रकट करती है। परवाही रेखा नेक्स्ट हमारी है।
क्या है हमारी नेक्स्ट? परवाही रेखा। प्रवाह को प्रकट कर रही है, प्रवाह को प्रकट कर रही है। जैसे समुद्र में प्रवाह का रूप होता है, पानी में जो चलता है पानी इस तरीके से, तो प्रवाह को प्रकट करती है। प्रवाही रेखाएं किसको है? समुद्र की लहरों को प्रकट करती हैं, गति को प्रकट करती हैं, संघर्ष को प्रकट करती हैं और श्रम भाव, लावण्य, ये सब चीजें इसके अंदर उत्पन्न करती है। इसमें माधुर्य, सौंदर्य, अभिवृत्ति, ये सब चीजें इसके अंदर आती हैं, ये इसे प्रकट करती है। तो आज हमने पढ़े हैं क्या है? टाइप्स ऑफ लाइन्स। आज हमने पढ़ी है टाइप्स ऑफ लाइन्स। जो हमारा टॉपिक चल रहा है मेथड ऑफ आर्ट, मेथड ऑफ आर्ट के अंदर हमने सिर्फ जो मेथड ऑफ चित्रकला के जो तत्व हैं, जो हमारे पास 8 तत्व हैं चित्रकला के, रूप, रेखा, रंग, रूप, रेखा, रंग, अंतराल, संतुलन, लय, बोध और प्रकाश और छाया, इसमें से आज हमने क्या पढ़ा है? रेखा को पढ़ा है। आज हमने क्या पढ़ा है? रेखा को पढ़ा है कि रेखा कितने प्रकार की होती है। हमने रेखाएं तो वैसे बहुत प्रकार की होती है, लेकिन मेन हमने इनको 7 प्रकार की मान के इनके बारे में आज हमने पढ़ा है कि रेखाएं क्या। इसके बाद हमें ये भी होता है कि जो रेखाएं हैं वो पतली, मोटी और बिंदुदार भी होती है। जो रेखाएं होती हैं वो पतली, मोटी और बिंदुदार भी होती है। ये इसका हमें चित्र के अनुसार ही हमें देखना पड़ता है कि हमने कहाँ पर किस रेखा का प्रयोग करना है। हमें कोई मेन पॉइंट दिखाना है, वहां हम गहरी रेखा का प्रयोग कर सकते हैं। जब हम पेंसिल लेते हैं, खरीदते हैं कुछ भी, पेंसिल्स के अंदर भी हमारे पास बहुत सारी शेड्स आती हैं उसकी। बहुत हल्की स्लेटी रंग से, बहुत हल्के स्लेटी रंग से गहरी काले रंग तक की पेंसिल्स हमें मिलती हैं। ये HB की फॉर्म्स में हमें मिलती है, HB की फॉर्म्स में हमें मिलती है। तो जैसे जितनी HB कम होगी उतनी ही पेंसिल हमारी लाइट होगी। जैसे ही HB बढ़ती जाएगी कि 2 HB की है, 4 HB की है, 16 HB की है, 32 HB की है, तो उसकी फॉर्म्स बढ़ती जाएगी और एक चारकोल पेंसिल के रूप में हमारे पास वो आ जाएगी। तो इसे हम पेंसिल शेडिंग भी कर सकते हैं। हम जितनी डार्क करनी है, जितनी लाइट करनी है। अब लाइट लाइंस कहाँ दिखाई जाती है? जब भी किसी चित्र को ड्रॉ करना होता है सिंपल, तो हम हल्की रेखाओं का प्रयोग करते हैं। जब हमें उसका मेन पॉइंट दिखाना होता है, किसी भी चीज को आगे की तरफ दिखाना होता है, तो हम क्या करते हैं? वहां पर डार्क लाइंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन कहीं पर हमें डॉटेड लाइंस भी हम दिखाते हैं। जैसे कि ये हो गया हल्की लाइन, ये हो गया गहरी लाइन, ये हो गया डॉटेड लाइन। जहां हम कई बार क्वेश्चन आंसर हमने दिखाना होता है, फिलिंग द ब्लैंक्स, जहां खालिस्तान जहां पर हम यूज करते हैं, वहां पर हम इस तरीके की डॉटेड लाइन का भी यूज करते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि इस डॉटेड लाइन से ही हम पूरी की पूरी पेंटिंग्स भी बनाते हैं। इसी के साथ एक डॉटेड लाइन्स तो होती है कि ये डॉट बनाकर लाइन्स बनाई जा रही है। एक हम क्या होता है छोटे छोटे डैश बनाकर भी लाइन बनाते हैं। इसका प्रयोग भी ज्यादातर कहाँ किया जाता है कि जहां पर हमें खालिस्तान टाइप की कोई चीज दिखानी होती है या उससे आगे की ओर प्रवाह दिखाना होता है कि यहाँ से शुरू हुआ आगे की तरफ जाकर के खत्म हो गया, लगभग वैसा ही चीज चली आ रही है, तभी हम इस तरह की लाइनों का प्रयोग करते हैं। तो आज हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ लाइंस। आज के लिए हमारा ये टॉपिक काफी है। तो आगे हम इसके बारे में, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रूप और आकार तो और रंग, इसके बारे में हम कल नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। हैव ए नाइस डे।